नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑर्थोगोनल सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। बहुत ही अलग तरीका से इसको डिफाइन किया गया था ताकि पूरा फिजिक्स में तहलका मचा सके। अभी आप एडिशन पढ़े थे दो वेक्टर का, जिसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके थे। इसमें क्या होता है कि दो वेक्टर नहीं, आप कितना भी वेक्टर दे दीजिए ये ऐड करके दे देता है, ये रिजल्ट दे देता है। इस मेथड से अभी उस एडिशन आज आज शायद हो सके कि वहां तक हम पहुंच पाए। अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्लास में सीखेंगे। पर यहाँ का पूरा प्रोसेस यहाँ सीखना है, किस तरीका से क्या डिफाइनिंग किया गया। ओके, तो याद रखे ये पूरा फिजिक्स में कह रहे हैं ना, हर बार ये भी बेसिक मैथ में ही काउंट आता है, काउंट किया जाता है। आप बेसिक मैथ को बार बार हम बोलते हैं इसको हल्के में ना ले। अगर बेसिक मैथ में किसी भी पोर्शन में आप जहां भी गड़बड़ाएंगे आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, ऐसे गलती ना करें बिल्कुल। बेसिक मैथ को हल्के में बिल्कुल ना लेकर चले। और आप अगर आप बेसिक मैथ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप देख सकते हैं आपका फिजिक्स में कैसे शार्पनेस बढ़ता है। एक तरफ आप टेंशन फ्री होंगे, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, इमेजिनेशन तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिजिक्स पूरा इमेजिनेशन का खेल है। तो एक तरफ इमेजिनेशन, दूसरा तरफ फॉर्मूला या उसका कैलकुलेशन। तो बेसिक मैथ हमको कैलकुलेशन मजबूत कर देता है और इमेजिनेशन हमें समय के साथ आता है, धीरे धीरे आता है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं पिछले क्लास में जो हुआ है। अच्छा, उसको अलग से ही कराते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जो फॉर्मेट लिख रहे हैं इसको आपको शॉर्ट नोट्स में चाहे तो बना लें कि हमारे पास दो वेक्टर था, एंगल थीटा था। तो आर का फॉर्मूला क्या हुआ था, बोले। आर का फॉर्मूला क्या आया था, बोलो बोलो। आर का आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और क्या मेरा डायरेक्ट यहाँ से ये आर वेक्टर आता था, ए से कितना एंगल बनाता था, अल्फा। अल्फा कैसे निकालते थे, अल्फा निकालने का फॉर्मूला था भैया, ये था बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारा दोनों फॉर्मेट आया था। अच्छा, इसमें ध्यान से देखें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है। तो हम ऐसा कहानी करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, ए वाला और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो, सेम हो। कहने का मतलब ए का वेक्टर का और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपस में सेम हो। तो आर का फॉर्मूला हम रटने के लिए बोले थे क्या, 2a cos थीटा बाई 2। अगर भूल गए तो बी के जगह पर ए पुट करके सॉल्व करें, ये आ जाता है। अच्छा, अल्फा का वैल्यू क्या आया था, थीटा बाई 2। तो ये एक ए रटना है। अच्छा, आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसलिए बता रहे हैं, आपको रिकैप इसलिए करवा रहे हैं कि ये वाला फॉर्मेट आगे बहुत यूज होगा। याद रख लीजिएगा, मन में, जहन में, नस में, हर जगह ये याद रखिएगा, बहुत काम आता है ये। अच्छा, इसी में एक और बताए थे कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। अच्छा, आर इसका बीचों बीच होगा, अभी बताएं अल्फा किसके बराबर, थीटा बाई 2। यहां पर बोला ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन जो थीटा है वो कितना डिग्री दे दिया, 120। तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये फिगर को, ये फिगर को हटा रहे हैं, इस फिगर को थोड़ा सा अलग तरीका से बना रहे हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ए है और बी कुछ इधर, और यहाँ एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब बताएं आर कितना आता है, आर कितना आता है, क्या वो ए या तो बी के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद है तो आने वाला जो भी चैप्टर होगा उसमें जहां पर भी ये पोर्शन यूज होगा आपको डायरेक्ट वहां पे क्लिक कर जाएगा। आप डायरेक्ट 20 से 30 सेकेंड वहां पर सेव कर सकते हैं। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इस बात को, इसीलिए हम इसको रिकैप करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, जहां पर कुछ नहीं हो, सब है, ए बी बराबर नहीं हो, वहां पर हम ये लगाते हैं, जब भी दो वेक्टर का काम होगा हम लोग ए वाला यूज करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक और बताए थे, जब थीटा 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री में
ए वेक्टर ए और बी वेक्टर ये होता है। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐसी ना होता था, हेड टेल या टेल हेड इस तरीका से मिलाते थे कि ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिए। अब ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिए तो ये वाला आर देता है क्या, आर डायरेक्ट हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आप 90 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ से भी दिख रहा है। अच्छा, एंगल tan अल्फा निकालना है, ये अल्फा है तो बताएं tan अल्फा क्या होगा, b बटा a। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री वाला, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिस्टम जितना भी होगा सब इसी के बेसिस पर होगा, सिर्फ 90 डिग्री होगा। कैसा भी वेक्टर हो हम उसको सबसे पहले दो वेक्टर में तोड़ेंगे जो दोनों एक दूसरे से 90 हो, ताकि रिजल्टेंट लिखने में आसानी होता है, तो वहां पर काम आएगा। तो क्या बात समझ में आया? तो एक बार में रिकैप इसका एडिशन का हो गया, एक बार में हम डिफरेंस का भी दे देते हैं। डिफरेंस में होता है भैया एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एंगल थीटा है, तो डिफरेंस हेड से हेड मिला दे आपको डिफरेंस दे देगा। अगर आप हेड से हेड मिलाते हैं तो आपको क्या देता है, डिफरेंस देता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर दोनों वेक्टर अलग अलग है तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा बोलो, 2ab cos थीटा। अच्छा, tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा इसका हो जाएगा b sin थीटा बटा a माइनस b cos थीटा आ जाता है, माइनस में आ जाता है। अच्छा, एंगल अल्फा किसके साथ है, विथ ए वेक्टर, कौन से वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमारे पास ए वेक्टर ऐसे था और बी वेक्टर ऐसे था, ये वाला मेरा कौन सा वेक्टर था, डी। अब ये डी को उठा के हम यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वाला मेरा अल्फा हो जाएगा, ये वाला मेरा अल्फा हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी क्या सर ये वाला यूज कर सकते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर होता है तो यहाँ पर याद रखें बी वेक्टर और ये क्या है, ए वेक्टर, ये एंगल थीटा, तो ये जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपको याद होगा 2a sin थीटा बाई 2 आता है, एंड अल्फा आता है पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2। अच्छा, ये सब हम करा चुके हैं, ये सब ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, आज सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं, इसको रिवाइज करा के हम लोग आगे वाला पोर्शन में पढ़ेंगे। इसमें भी बताए थे कि ए और बी अगर आपको बराबर हो और थीटा 60 डिग्री हो तो डी का वैल्यू या तो ए के बराबर या तो बी के बराबर आ जाएगा। और अल्फा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 ही आएगा, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि किस तरीका से अल्फा आएगा, तो ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, उल्टा भी पूछ सकता है, आपको कई बार बोलेगा कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताएं थीटा क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा 60 डिग्री। ऐसे ही रिजल्टेंट वाला में भी पूछ सकता है कि R बराबर A है और बराबर B है, तब बताएं एंगल क्या होगा, तो 120 डिग्री। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप याद रखें, अगर ना भी याद हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, और ना तो सबसे बेसिक फॉर्मूला, हम तो हर बार बोलते हैं बेसिक को छोड़कर नहीं चलते हैं, बेसिक बहुत जरूरी है। अगर आपको जेई एडवांस क्रैक करना है तो बिना बेसिक का काम नहीं चलने वाला, बेसिक जरूरी है। रोजमर्रा के जिंदगी में जो फॉर्मूला यूज होता है वो सिर्फ जेई मेन के लिए और नीट के लिए, लेकिन इस बार तो नीट में भी तहलका मचा दिया है। आप देखेंगे नीट में भी बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया, तो कोशिश करें कि बेसिक हर चैप्टर का, हर टॉपिक का आप पढ़ ले, जानकारी रखें। हाँ, न्यूमेरिकल बनाने के पर्पज से कुछ कुछ फॉर्मूला को आप माइंड मैप कर सकते हैं, उसको अलग छाट सकते हैं, अलग पढ़ सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया? तो मेरा रिवीजन खत्म। अब हम लोग आते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम देखिए मजा आएगा ये पढ़ने में, यहाँ से एडिशन बहुत आसानी से होगा। पहले ऑर्थोगोनल सिस्टम तो पढ़ ले, क्या होता है ऑर्थोगोनल का नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीके का ऐसा मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है। अरे ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है। तो हुआ क्या कि एडिशन को डिफाइन करने के लिए पहले कुछ कुछ एक्सिस डिफाइन किया गया, उसमें हम आपको हेडिंग में लिखाए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हालांकि ये सब आपको आता है, पर फिर भी हम थोड़ा बोले ना, हम बेसिक से चलेंगे, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे, जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है मॉडिफाई करके, वो उसका पूरा बेसिक बताएंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो जैसे देखा जाए एक्स एक्सिस आपको पता होगा, इधर एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। देखो तीनों के तीनों आपस में ये परपेंडिकुलर होता है। तीन एक्सिस डिफाइन किया गया, हालांकि आपको पता भी होगा ये। हम बताना ये तो बता क्यों रहे हैं, बता रहे हैं, बोले ना हमको हर तरीका से बेसिक को क्लियर करना है। आपको जो दिख रहा है अभी तुरंत कंफ्यूजन हम क्रिएट करेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ सर ये तो कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। बस आप सिर्फ सुनते चले, आपको काम बन जाएगा। क्लियर? तो भैया ऑर्थोगोनल सिस्टम नाम से ही पल रहा है कि ऑर्थोगोनल कुछ परपेंडिकुलर जैसा होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन एक्सिस लिया और तीनों परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का खास बात है कि आप एक्स में कुछ भी करेंगे तो वाई वाला को कोई मतलब नहीं रहता है, और वाई को कुछ भी करेंगे, वाई में कुछ भी करेंगे तो एक्स और जेड वाला को कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए परपेंडिकुलर हम लोग लेके चलते हैं। तो सर क्या मतलब नहीं रहता है ये समझ नहीं आएगा, समय के साथ समझ में आएगा। क्या अभी ये समझ में आ गया कि तीन एक्सिस लिया गया है, डिफाइन किया गया है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। क्लियर है एकदम? एक्स वाई और जेड। कई बार दिक्कत ये होता है कि कई बच्चा मान लेता है कि इधर ही एक्स एक्सिस होगा ये हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है, आप एक्स एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं। हाँ, जब वाई एक्सिस बनाइएगा तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा और जेड एक्सिस बनेगा जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आप किसी भी तरीका से किसी भी जगह पे आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल को ही एक्स माने। लेकिन हमारा जो फिजिक्स है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें 90% सवालों में हॉरिजॉन्टल को एक्स, वर्टिकल को वाई और ऑल्ट जो बाहर होता है उसको जेड माना गया। ये जेड तिरछा नहीं है, जेड ऐसे बाहर निकला हुआ है, इस तरीका से जेड एक्सिस है। तो होता क्या है कि अब इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजन करते हैं। ये तीन एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा कैसा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। सिंपल सा तीन एक्सिस है। अच्छा, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है आप ध्यान से समझ लें एक बार। ये एक्स होता है, ये साइकिल याद रखियो, वाई और ये जेड। अगर एक्स इधर है वाई इधर है तो सर जेड बाहर ही क्यों है, अंदर क्यों नहीं है? बाहर ही क्यों है? अच्छा, आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि y और x दे देगा, बोलेगा y किधर है, y और z बोल देगा और बोलेगा x किधर है। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। तो सर y और z इधर है, x इधर है, इतना आसान करके थोड़ी ना पूछेगा। अरे भैया इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा, ये तो थोड़ा टफ करेगा ना, थोड़ा सा अटपटा सा करेगा, इसी में कॉम्प्लिकेटेड घुसाएगा। अब उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स और वाई, एक्स से वाई की तरफ अगर हम अपना राइट हैंड थंब को मोड़ते हैं, देखिए एक्स से वाई, तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर जेड होगा। अंगूठा जिधर जाएगा उधर क्या होगा भैया, जेड। सीधा अंगूठा जिधर जाएगा उधर क्या होगा, जेड होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि एक्स वाई और जेड, एक्स को वाई की तरफ टर्न करेंगे तो हमेशा बाहर की ओर क्या मिलने वाला है, जेड मिलने वाला है, हमेशा जेड मिलेगा। अच्छा सर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करिए। अब मान लेते हैं कि हमारा एक्स इधर है और वाई हमारा इधर है। अब बताओ जेड किधर होगा, अब बताओ जेड किधर होगा, अब बताओ जेड किधर होगा भैया, जेड किधर होगा? कुछ नहीं, यहां से टर्न करो, एक्स वाई, एक्स की तरफ जाओ वाई की तरफ मोड़ो, एक्स की तरफ जाओ वाई की तरफ मोड़ो, अभी भी जेड बाहर की ओर होगा। जेड देखो, डॉट का मतलब आउटवर्ड। एक और चीज लिख लो, इसका मतलब होता है आउटवर्ड और इसका मतलब होता है क्रॉस लिखा हुआ मिले तो इनवर्ड होता है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो जेड मेरा बाहर की ओर होगा, मतलब ऐसे होगा बाहर की ओर, जैसे यहाँ पर वैसा। सर ऐसे कैसे यहाँ पर जेड होगा, अभी तो एक्स इधर था ये था, ऐसे कैसे कर दिया? अरे घुमा के देख लो, ऐसे घुमाओ तो ये वाला वाई इधर आएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, देखो घूम जाएगा। तो यहाँ पर जब ऐसे आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जेड कैसे पकड़े, जेड कैसे पकड़े? तो एक छोटा सा टेक्निक है, आप ये वाला टेक्निक को फॉलो करें। एक्स के तरफ, एक्स को अगर है वाई की तरफ मोड़ो। अच्छा, वाई को एक्स की तरफ मोड़ेंगे तो क्या उल्टा मोड़ रहे हैं? अगर ध्यान दें कि अगर हम वाई को एक्स की तरफ मोड़ेंगे तो क्या हम उल्टा चल रहे हैं ना? तो अगर हम उल्टा चलते हैं तो माइनस जेड मिलेगा। अगर वाई को एक्स की तरफ मोड़े तो देखिए अंदर जा रहा है तो अंदर में कौन मिलेगा, माइनस जेड मिलेगा। ऐसे करके हम एक्सिस पकड़ते हैं। अच्छा चले और देखते हैं। अब मान लेते हैं हम इधर x मान लें और इधर y मान लें। अब बताओ जेड किधर होगा,
अब बताना है जेड किधर होगा, जेड, अच्छा पॉजिटिव जेड किधर होगा ये बताना है। तो आप फिर से ये वाला साइकिल पकड़े, फिर से ये वाला पार्ट पकड़े। अब देखिए ध्यान से, एक्स वाई, वाई एक्स करे चाहे एक्स वाई करे, अगर y और y से ऊपर वाला से x की तरफ मोड़ते हैं तो क्या हम उल्टा मुड़ रहे हैं, क्या हम उल्टा आ रहे हैं? अगर हम y को x की तरफ मोड़ेंगे तो ये तो ऐसे जा रहा है ना, वो उल्टा आ जाएगा, उल्टा आने का मतलब माइनस जेड, मतलब उसका उल्टा प्लस जेड होगा। तो y को x की तरफ मोड़े तो ये इधर आ रहा है, मतलब इधर माइनस जेड मिलने वाला है। फिर से y को x की तरफ की, अच्छा x को y की तरफ करो, देखो अंदर जा रहा है, अरे x है, y की तरफ मोड़ो, अंगूठा किधर है, अंदर। तो हमारा इस बार जो जेड होगा भैया, जेड क्रॉस होगा, और माइनस जेड भी बाहर होगा, माइनस जेड किधर होगा, बाहर होगा। अच्छा ऐसे बहुत सारा मिलने वाला है आपको, आप अगर देखेंगे अच्छे लेवल का सवाल, खास करके जेईई एडवांस वालों तो बहुत परेशान करते हैं, ऐसे ही एक्सिस बदल देते हैं, जेड खुद से पता ही नहीं चलता, हम तो पढ़े हैं ऐसा, और पता ही नहीं चलता कि जेड किधर कर रहे, अब क्या करे, किस तरीका से करे। तो इसका टेक्निक ये वाला आना चाहिए, एक्स वाई जेड। अभी तो लग रहा था कि सर कितना आसान है, ये सब तो हमको पता ही है, जैसे ही हम घुमाएं और घूम गए, अच्छा ये तो आसान है, और घुमा सकते हैं, और घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया ऐसे, मान लेते हैं ये वाला हमारा एक्स है और ये क्रॉस में वाई दे दी, अब बताओ जेड किधर, मतलब अंदर में वाई है, किधर वाई है, अंदर में, और एक्स किधर है, ऐसे तिरछा है, तिरछा, सीधा भी नहीं, ऐसे तिरछा, ये वाला एक्स है और वाई अंदर में है। और ऐसे बहुत क्वेश्चन से आप परेशानी होगा, खास करके जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो भैया इसमें लॉजिक बहुत काम करता है, लॉजिक, इमेजिनेशन, इसी पर पूरा फिजिक्स टिका हुआ है, इमेजिनेशन और लॉजिक पर। यहाँ काम कौन कर रहा है, इमेजिनेशन। अगर आपको इमेजिनेशन अच्छा से करने आता है आप फटाक से बता सकते हैं। चलो फॉलो किसको करना है, एक्स वाई और जेड को। देखो हम बोले बेसिक से चले, हर चीज को स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि सर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हमको क्या क्या बताना है, कितना बताना है। आप इसके लिए टेंशन कभी भी मत लीजिएगा कि सर इतना इजी भी बता रहे हैं, ऐसे सब आता है, आप इसको बारे में मत सोचिए। आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका होगा, उसका कोई तरीका होगा ही, तभी तो पढ़ा रहे हैं भाई, उसका कोई मतलब होगा तभी तो पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा थोड़ी ना पढ़ा सकते। तो चलो ये वाला फॉलो करो, एक्स से वाई, एक्स इधर वाई अंदर, एक्स इधर वाई अंदर, अंदर की ओर मोड़ो, क्या जेड इस बार मेरा इधर चला जाएगा? सर ये कौन सा एक्सिस पढ़ा रहे हैं सर, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे भैया एक्स इधर है, इस बार तिरछा है, जे वाई अंदर है, चलो हाथ मोड़ेंगे तो जेड इधर जाएगा, हाथ से खेलो, हाथ से खेलो, तभी तो आएगा मजा, हाथ से खेलो। चलो ये हो गया, और एक दो चाहो तो करो, मान लो ये वाई है, ये मान लो वाई है, ये हमारा जेड है, तो बताओ वाई किधर, एक्स किधर है, मान लो वाई, अच्छा ये परपेंडिकुलर है, जेड का मतलब अंदर की ओर, ये जेड तिरछा नहीं दिया है, ये अंदर है, ऐसे अंदर है। हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई एंगल वैंगल पर नहीं। अच्छा एक्स और वाई और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे नहीं सर जमीन से उठा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। एक्स वाई और जेड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो यहाँ पर y क्रॉस जेड करो तो y जेड, क्या हम सीधा चल रहे हैं, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए, क्या हमने सीधा चला? अगर हम y से z की तरफ चले तो क्या सीधा चल रहे हैं, तो y से y इधर और z अंदर, तो y क्रॉस y z की तरफ मोड़ो, x ऊपर, तो हमारा इस बार x एक्सिस ऊपर चला जाएगा, इस बार x एक्सिस ऊपर चला जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है प्लीज वापस एक बार वीडियो को करें और बिल्कुल ध्यान से सीखे, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज बताए हैं। अगर फिजिक्स को वेक्टर लेवल पे सीखना है, वेक्टर ही बेसिक लेवल होता है, तो अगर वेक्टर लेवल पे सीखना है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अच्छा से आना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट बनाने का तरीका सिखाएंगे। मेन तो वेक्टर अब स्टार्ट करेंगे, देखो हम हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका लेवल उठाते हैं।
ये इसका अपना खुद का लेवल उठ गया। वापस हम वेक्टर पे आएंगे, वापस हम वेक्टर पे आएंगे। हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और कौन सा है मेरा, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ऐसे ही जेड एक्सिस, सब आपस में परपेंडिकुलर रहता है, आपको भी पता है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और इधर क्या है, जेड एक्सिस है, यहाँ पर डिफाइन किया गया। अच्छा, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर, कुछ कुछ याद है ना। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या बताता था, बोलो। अरे मैग्नीट्यूड उसका होता था 1, और वो ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, ऐसे ही करता था ना। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बना दिया गया, एक्स वाई और जेड की तरफ जो चलेगा उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बता दिया गया, कि हम उसको डायरेक्ट एक्स के तरफ कोई चल रहा है तो उसको एक्स के तरफ ना बोलकर कुछ नाम दे दें, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस है कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर तीन चीज डिफाइन किया गया, जैसे यहाँ पर बोला यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आई कैप। ऐसे ही यूनिट वेक्टर along, अच्छा ये कई लोगों को आता भी होगा पर कोई बात नहीं, हमारे पास सारा मेंशन होना, जे कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस, ये होता है के कैप। ऐसे मान लिया गया, सर कहाँ से मान लिया गया, अरे मान लिया गया, अपना मन से बनाया गया। अच्छा, आई कैप का कोई मैग्नीट्यूड पूछे 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कोई पूछे 1, और के कैप का कोई मैग्नीट्यूड पूछे 1, सिंपल सा भैया। यूनिट वेक्टर डिफाइन ही होता है कि सिर्फ डायरेक्शन को बता सके और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बस इतना सा बात था। तो हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस हो गया, आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 1 1, ये कहानी हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम जो बताने जा रहे हैं एडिशन का दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, उसके लिए ये काम आता है। तीन एक्सिस डिफाइन होना चाहिए, तीनों एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको एक वेक्टर दिए, मान लीजिए एक वेक्टर है, ये 4 आई कैप लिखा हुआ है। अब इसका मतलब समझे, ये बोल रहा है आई कैप से देखते ही हमको दिमाग में आ गया कि वो एक्स की तरफ कितना चला है, 4, बस एक्स की तरफ देखते ही, ये आई को देखते ही, इसका मतलब बस ये निकलता है, आई जैसे ही लगा है मतलब वो एक्स की तरफ कितना चला है, 4, मतलब एक्स की तरफ का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की तरफ का यूनिट वेक्टर जे कैप, मतलब सिर्फ आई और जे और के बस इतना बताएगा कि चल किधर रहा है, बस इतना सा, क्लियर। अच्छा, मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कोई बी वेक्टर है, वो बोल रखा है -4 जे कैप। अब बताइए किधर चलेगा, आपको सिर्फ ये देखकर बताना है कि किधर चलेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है तो -y की तरफ 4 चलेगा सर। अच्छा, ये कैसे पता चला, जे कैप है +y की तरफ, तो -y की तरफ माइनस, अरे माइनस लग गया, और जे है तो जे तो ये बता दिया कि चलेगा y की तरफ, माइनस क्या बताया, उल्टा नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, या ये वाला एक्स एक्सिस है तो इधर कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये इधर कितना होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। भैया पीछे जो होगा ऑरिजिन के जितना भी आगे पीछे सब अपना एक्सिस का नेगेटिव हो जाएगा, एक्स का नेगेटिव, वाई का नेगेटिव, जेड का नेगेटिव, अंदर की ओर वही तो हुए। तो -4 जे कैप क्या बताएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। चलिए और भी कुछ कुछ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है एक वेक्टर ए है तो चला 4k कैप। अब इसका मतलब बताएं, 4k कैप का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ये x है और ये हमारा y है और ये हमारा क्या है z, तो वो भैया z के तरफ कितना चला, 4, z के तरफ कितना चला, 4। तो i और j और k क्या बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि
कोई भी वेक्टर जा किधर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। जे कैप का मतलब वो वाई के तरफ चल रहा है, आई कैप का मतलब एक्स की तरफ चल रहा है। आई जे के बता क्या रहा है, डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। हाँ भाई, क्या बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है ऐसे 4i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका मतलब समझाएं। कोई वेक्टर है 4i कैप 3j कैप, इसका मतलब ये हुआ, ये अगर x मान ले y मान ले तो x की तरफ कितना चला 4 और y की तरफ कितना चला 3। बस यही बता रहा है, x की तरफ 4 y की तरफ 3। और क्या यही मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा? क्या ये दोनों वेक्टर का, जो कि रिजल्टेंट की जगह यहां पर मेरा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। अरे नाम तो अपना हिसाब से दे सकते हैं, वहां तो रिजल्टेंट दे दिए कि वहां रिजल्टेंट एडिशन था, पर नाम हम अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। अभी धीरे धीरे सब समझ में आना स्टार्ट होगा। पहले बोलो, 4 एक्स की तरफ चला, वाई की तरफ 3 चला, क्या दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री जैसा दिख रहा है? क्या इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, मैग्नीट्यूड, तो क्या मतलब ये इसका लेंथ, ये वाला वेक्टर का, अरे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में अभी तुरंत रिवीजन करवाएं कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 90 डिग्री है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ से मैग्नीट्यूड, और अल्फा निकालना हो तो tan अल्फा इक्वल टू 3/4। इस तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसको हम बेसिक थ्योरी बताएंगे। हम तो एक नॉर्मल ऐसे रफली ले रहे थे कि कौन किधर चल रहा है, बस इतना समझ में आ जाए कि आई जे और के कैप का मतलब क्या होता है, और वो देने का अर्थ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किधर जाने का प्रयास कर रहा है। क्लियर? हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ बताओ बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन थ्योरी पर। पहला नंबर तो एक्स वाई जेड की तरफ 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन हुआ, आई जे और के। क्या तीनों बात समझ में आ गया? अगर दिया हो तो हम क्या लिख पाएंगे अच्छे से? क्लियर? चलो अब हम लोग मेन थ्योरी पर आते हैं कि मान लो कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, ये लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। अच्छा, ये नाम में कुछ रखा नहीं है, रट मत लेना, हम तो एक बेसिक थ्योरी जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई बुक में बी दिया हो, या हो सकता है आर दिया हो, या हो सकता है कुछ और दिया हो। इस तरीका का सिस्टमैटिक वे में बहुत सारा चीज दिया हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या क्या पूछता है वो दिया है। कभी भी आई और जे में ऐसा वेक्टर अगर हमको मिलता है तो हमको क्या क्या निकालना रहता है? पहला, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या निकालना रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दूसरा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अच्छा, सबका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये तीन चीज आपको आना चाहिए, तब जाके आगे का पूरा कहानी होगा। ऐसा अगर कभी भी आई और जे में आ गया, या फिर के में, के वाला भी बताएंगे, पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं, फिर हम के वाला पोर्शन में भी जाएंगे, फिर ढेर सारा कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पहला, आपको ये लिखा हुआ हो इसका मतलब समझा दिए, इसका मतलब क्या होता है। दूसरा, अगर ये दिया हुआ है तो ये सब कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर आई और जे में किसी तरीका से आप ले आए हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर, ये तीनों लिखे आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। सर ये तो यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन सेम है। हाँ, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन विद एक्स और वाई एक्सिस पूछा है। यूनिट वेक्टर सिर्फ ये बताता है कि वो चल किधर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी समझ में आएगा फर्क। इसका मतलब पहले फिगर बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा चलो अगले बार फिगर बनाते हैं, अगला में फिगर बनाते हैं, अच्छा से समझते हैं धीरे धीरे। अच्छा देखे ध्यान से, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये वाला क्या है वाई एक्सिस। हाँ ध्यान दो भाई, एक ही बार हम ऐसे बनाएंगे, बार बार ये फिगर नहीं बनाएंगे। आप फिगर को समझ लें, बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाता है। बाकी ये सब का कोई मतलब रह नहीं जाता है, सवाल में बहुत आसानी से सॉल्व होता है। हमारे पास जो वेक्टर था भाई ए, वो क्या था एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, ये वेक्टर था हमारा। एक्स आई कैप का मतलब क्या हुआ,
एक्स आई कैप का मतलब हुआ कि एक्स के तरफ एक्स चला, एक्स के तरफ कितना चला, एक्स चला। अच्छा ए वाई जे का मतलब वाई के तरफ ए वाई चला। अच्छा आपको कुछ दिख रहा है ट्रायंगल ऑफ एडिशन वाला कहानी जब ग्राफिकल फॉर्म पढ़ाए थे, क्या ये वाला मेरे लिए रिजल्टेंट होगा? अच्छा यहाँ पे रिजल्टेंट का नाम आर ना होकर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अच्छा आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर भी लेके चले, यहाँ आर एक्स और आर वाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो हम किसी पार्टिकुलर फॉर्मूला को रटवाने के फेवर में होते ही नहीं है। सीधा सीधी समझे और बात खत्म, सीधा सीधी समझना। क्या ये रिजल्टेंट ये है? तो बताओ यहां से ए का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्या ये परपेंडिकुलर होने के वजह से पाइथागोरस से क्या हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया? क्या डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है, ध्यान से समझे। अच्छा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बता दो, टेन अल्फा, क्या ये ए वाई बटा ए एक्स हो जाएगा, ए वाई बटा ए एक्स हो जाएगा? अरे ये वाला बटा ये वाला। मान लो ये किसके साथ बनाया, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के साथ बनाता तो क्या होता? तो यहां पर समझे, यहां पर इसको समझने का कोशिश करें। क्या इधर ए एक्स चला, क्या इधर ए वाई चला, क्या ये मेरा आर था, आर मतलब ए, ए यहां पर लिखे हैं, यही था। अच्छा ए वाई को हम इधर से इधर उठा के ला सकते हैं। अच्छा ये एंगल पूछ रहा है ना, ये वाला तो हम निकाल चुके, ये पूछ रहा। तो इसको पूछने के लिए क्या करो, क्या ये वाला को नहीं ये पोर्शन को ऊपर उठा के रख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं भाई, एक्स को ऊपर उठा के रख सकते हैं। अच्छा ये वाला दूरी ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई। तो बताओ टेन बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ये आ जाएगा ए एक्स बटा ए वाई। बस यहां से ये कहानी आ गया। क्या दोनों आ गया? यूनिट वेक्टर ये पहला हुआ मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आ गया। ये डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन विथ वाई एक्सिस, ये विथ वाई एक्सिस के साथ बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तीसरा एक और था यूनिट वेक्टर। एक बात बताएं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, क्या जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो, क्या वो वेक्टर और बेटा उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अच्छा ये सब हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, आप पीछे जाकर चेक करिए कि कोई भी वेक्टर चाहिए तो उसके पास दो चीजें होना चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हमको कैलकुलेट करना है, तो ए वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ बोलो, उसी के वेक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर समझने का कोशिश करो। तो ए वेक्टर कितना है मेरे पास, ए वेक्टर ये हो गया ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, और बटा उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। तो देखो मेरा मेरा तीनों पोर्शन निकल गया, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अब जो तीन क्वेश्चन हम लिखे थे हमारे पास तीनों का आइडिया आ गया, ये वाला मैग्नीट्यूड हुआ। अच्छा कैसे कैसे निकला हम आपको एक एक करके बता दिए। अब ये नहीं पूछना है कि सर ये कैसे आया, अब सिंपल सा, अब मेरे पास ये है, इसको लिखना है क्या यार, देखो इतना धीरे धीरे कराते हैं, आप साथ साथ में लिख सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं होता, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। कैसे क्या करें, कोई बड़ा चीज नहीं पढ़ा दी है। अब चलिए देखिए, अब डायरेक्ट एक तो हो गया हमारा थ्योरी। अब नॉर्मल डायरेक्ट हम बोलते हैं कि कभी भी कोई भी वेक्टर अगर आई और जे के टर्म में आ जाए, ऐसे आ जाए आई और जे के टर्म में, तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड, अब फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, रूट अंडर क्या निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दूसरा लगे हाथों यूनिट वेक्टर भी निकाल ले, ए वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर कितना है बोलो, एक्स आई ए वाई जे और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दो निकल गया, खत्म। डायरेक्ट यहीं से आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट
डायरेक्ट अब पूरा फिगर बनाने का जरूरत नहीं, इसीलिए तो ऑर्थोगोनल पढ़े। पहले ही हम जान गए कि ये हमेशा 90 डिग्री में रहने वाला है। डायरेक्ट ए मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट डायरेक्ट एकदम, कभी भी आई और जे में दिया हो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा हो, डायरेक्ट बस ये फॉर्मूला अप्लाई करें। अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आ गया। अच्छा, डायरेक्शन के लिए कोशिश करो फिगर बनाने का, ज्यादा मजा आएगा। ये ax है और ये वाला मेरा क्या है, ay है। ये वाला एंगल रिजल्ट a है, ये वाला अल्फा जो x के साथ बनाएगा, तो tan अल्फा यहां से क्या हो गया, ay बटा ax। ये वाला फिगर के साथ बनाने के लिए हम प्रीफर करते हैं। बाद में समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोलते हैं, ये बाद में समझ में आएगा। फिगर के साथ बनाएं ताकि कॉन्फिडेंस में आ सके। अच्छा, अगर सर अगर 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 कोई वेक्टर हमको एक्स आई कैर, ए वाई जे कैर और ए जेड के कैर, क्या तीनों में दे दिया? हाँ भाई बोलना जाए, क्या तीनों में इस बार दे दिया? अच्छा, तीनों में दे दिया, तब कैसे करेंगे? फिर से वापस यही करना है, हम एक समझा दिए थे इसीलिए। हाँ भाई, तो ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, सिंपल सा, फिर से जान रहे हैं आपस में सब परपेंडिकुलर है, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, खत्म। अच्छा, यहां पर अगर यूनिट वेक्टर हमसे पूछे, यूनिट वेक्टर अगर हमसे पूछे, देखो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। इसका डिटेलिंग नहीं जाना है आपको, जितना बता रहे। देखो अगर जाना होता तो हम बिल्कुल ले जाते, अगर जाना होता तो हम बिल्कुल ले जाते, बिंदास, कोई टेंशन नहीं होता। हम ज्यादा सोचने के लिए उधर जा ही नहीं रहे, जहां पर जो जरूरी है हम उतना ही आपको देंगे। चलिए आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, क्या उसी वेक्टर का वो वेक्टर और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ये वेक्टर क्या है बोला जाए, साथ में बोलो, एक्स आई कैर, ए वाई जे कैर और ए जेड के कैर। अच्छा, रूट में क्या आ जाएगा भैया, ये एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। अब भाई मेरे पास सारा चीज आ गया। एक चीज और, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स बटा ए। अच्छा, एक्स क्या है, आई का कोफिशिएंट, और ए क्या है, मैग्नीट्यूड। ए क्या है, मैग्नीट्यूड। ये वाला एंगल जो अल्फा आएगा वो विद एक्स एक्सिस। अच्छा, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई काम का नहीं है, मेरा कोई भी यूज नहीं होता है। पर ऐसा वेक्टर उक्टर में अगर पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन एक आध मिल गया तो उसके लिए बता रहे हैं, पर कोई मेरा काम का कुछ नहीं है ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर अगर मान ले कॉस बीटा, तो आएगा ए वाई बटा ए, मतलब जे का कोफिशिएंट और बटा उसका मैग्नीट्यूड, ए वाई बटा ए। ये किससे आएगा, विद वाई एक्सिस। अच्छा, इसका कई लोग डेरिवेशन कराते हैं, भाई ये मैथ में जो पढ़ते हैं वो अपना डेरिवेशन करते रहे, वहां पर आपको मिलेगा। हमारा जो काम का है बस हम उस चीज को निकाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गया, कौन सा, यहाँ पर हट जाएगा, हाँ, कॉस गामा। कॉस गामा में आ जाएगा एजेड बटा ए, जो किससे बनाएगा, यहाँ पर तीनों आ गया ना, एक्स और वाई यहाँ था, यहाँ पर तीनों आ गया। अच्छा, यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में है, यहाँ टेन अल्फा टाइप का नहीं है, यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो आप ध्यान से देखें, चाहे इस फॉर्मेट में आए चाहे तीनों में आए, ये एक्स वाई जेड वाला में आए, क्या तीनों केस में, दोनों केस में मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए, यूनिट वेक्टर निकालने आना चाहिए। डायरेक्शन 2D में थोड़ा फिगर बना के बनाए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव वेगेटिव का कहानी आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज होने लगता है, इसलिए फिगर बना के करें। इसमें भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, सीधा सीधी आप लिख सकते हैं। क्लियर? चले तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर इसको थोड़ा देखना, 1 मिनट देखें, थोड़ा पानी उनी हम भी पी लेते हैं, आज इसको खत्म करेंगे। हाँ भैया बोलो, हो गया हो गया हो गया हो गया। चले आगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी हमारा कंप्लीट। अब देखो कैसे मजा आएगा, चलो।
हाँ भाई ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो कैसे आता है। बोला भैया एक वेक्टर एफ है 4i + 3j, ऐसे फाइंड पहला में, इसका मतलब तो आप समझ जाएंगे, मैग्नीट्यूड। दूसरा एफ का यूनिट वेक्टर, और तीसरा डायरेक्शन बता दो विथ एक्स एक्सिस। अच्छा हमेशा एक्स एक्सिस से ही पूछता है। अच्छा वाई एक्सिस से पूछ दिया तो, अरे वाई एक्सिस से पूछ दिया तो 90 से घटा देंगे। अरे फॉर्मूला लिखने का क्या मतलब है, डायरेक्ट देखो। अच्छा नाम देखो बदल दिए, कुछ भी वेक्टर हो सकता है, एफ हो सकता है, बी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, लेकिन बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो तो सेम ही होगा। अरे भैया जो भी फॉर्मूला हमारे पास होगा वो तो सेम ही ना होगा, चाहे आई जे के कैप में ही होगा और कुछ नहीं। चलो तो ट्राई करो इसको, चलो जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। हाँ भैया पहला एफ का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताएं, क्या रूट अंडर आई के बगल में जो है उसका स्क्वायर और जे का बगल में उसका स्क्वायर, मेरे ख्याल से रूट अंडर 25 आएगा, यहाँ से 5। पहला सवाल खत्म। दूसरा यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर है वो लिखो, देखो फॉर्मूला पीछे, वेक्टर लिख दो और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, खत्म। बस इतना सा सिंपल है। अच्छा डायरेक्शन के लिए हम बोले थे फिगर बना लो, डायरेक्शन के लिए क्या करो, फिगर। चलो एक्स की तरफ कितना गया 4 और वाई की तरफ कितना गया 3, तो ये वाला एफ वेक्टर होगा, ये एंगल एक्स वाला है, तो बताओ tan x tan अल्फा बराबर कितना हो गया 3/4। अच्छा आपको 3/4 वाला बता चुके हैं, अल्फा कितना होगा यहाँ 53 डिग्री। अरे कितना होगा 53 डिग्री होगा, 37 डिग्री, 37 डिग्री, अल्फा 37 डिग्री आ गया। तो ये किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, जो कि हम यहाँ पर पूछे थे। अरे वाई एक्सिस के साथ पूछ दे तो भैया वाई एक्सिस के साथ ये होगा, ये टोटल 90 है और ये बताना है, तो भैया वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा माने तो 90 में से 37 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, खत्म। 90 में से क्या घटाना है, 37 घटा देंगे, हमारा 53 आ जाएगा, खत्म हो गया। क्लियर। अच्छा और भी सवाल करें, देखो कितना आसान लल्लू सा सवाल है लेकिन ये बहुत काम का है। हम बोले ना बार बार, हम स्टार्ट करते हैं हमेशा बेसिक से, बच्चा को हमेशा लगने लगता है कि सर ये बहुत आसान है ये सर, फिर जैसे ही लेवल थोड़ा सा उठता है फिर बच्चा तिलमिला जाता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी हमेशा हड़बड़ाया मत करो, आराम से, छोटा भी है उसको भी इज्जत दो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको भी सम्मान दो, उसमें भी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, वही स्थिरता रखो। चलो और भी कराते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है एफ, एफ ही लेते हैं, 4i माइनस में 3j दे दिया, माइनस में क्या आ गया 3j दे दिया। अब बताओ इसका फिर से मैग्नीट्यूड बताओ, पहला बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब भाई क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधी है। मैग्नीट्यूड में अगर देखेंगे तो आई का जो बगल में है उसका स्क्वायर और जे के जो बगल में है उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा फिर से 25 ही आएगा, क्योंकि 5 -3 का स्क्वायर प्लस में होगा और 9 होगा तो 16 और 9 25, फिर से 5। अच्छा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फिर से देखें, जो वेक्टर है और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, वेक्टर कितना है 4i - 3j और मैग्नीट्यूड कितना है 5, ये यूनिट वेक्टर हो गया। डायरेक्शन के लिए बस आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, ये हमारा एक्स की तरफ कितना गया 4 और -y की तरफ 3 गया, ये गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा। इस बार -3 है मतलब y की तरफ नीचे गया है, मतलब इस बार मेरा वेक्टर f ऐसे होने वाला है, ये अल्फा। अच्छा tan अल्फा जो होगा क्या होगा 3/4, 3/4, तो 3/4 अल्फा में भी क्या आएगा 37 डिग्री, लेकिन ध्यान रहे ये 37 डिग्री में फर्क है, ये है, ध्यान दें, ये वाला है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अरे और इधर जो 37 आया था ये क्या था, अरे ये वाला क्या था, हाँ भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ सही तो कर रहे हैं, सही है। ये वाला हो गया मेरा क्या क्लॉकवाइज और ये मेरा था एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला मेरा क्या था एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला मेरा एंटी क्लॉकवाइज था।
तो ये वाला फर्क आता है, देखो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो मेनली यहाँ पर लिखना पड़ता है -37। अल्फा कितना हो गया? -37। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं फिगर के साथ बनाओ, फिगर के साथ बनाओ, ताकि कुछ कुछ महसूस हो सके। फिगर बनाओ, फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस जैसा जैसा गया है रिप्रेजेंट करो और उसके हिसाब से कर दो, काम खत्म। तो ये हो गया। और थोड़ा सा लेवल उठाते हैं। जैसे बोल दिया कि एक वेक्टर ए है, वो है 2i प्लस 3j। अच्छा, एक वेक्टर बी है, वो है 4i प्लस 5j। इस तरीका से बोल रहा है फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? ए प्लस बी वेक्टर है, जो आर वेक्टर ए और बी का ऐड है। तो आर वेक्टर पूछ रहा है, तो आर क्या है? तो ए और बी का एडिशन है। तो भैया आर को सबसे पहले तो निकाल लो। सर ये कैसे करें? अब ए और बी को ऐड कर, ए ऐड करो 2i प्लस 3j प्लस यहाँ पर 4i प्लस 5j। अच्छा, आई वाला को एक साथ जोड़ दो तो कितना आ गया? 6i। और जे वाला को एक साथ कर दो 8j। ये हमारा क्या आ गया भैया? आर वेक्टर। आर वेक्टर निकल गया। अच्छा, इसका सारा चीज निकालना जानता है क्या? आर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। हमको से सिर्फ आर वेक्टर पूछा था, तो आर वेक्टर सिर्फ ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो भैया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आर का यूनिट वेक्टर पूछा होता तो क्या आर वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से क्या हम डिवाइड दे देते। और अगर डायरेक्शन पूछा होता तो एक्स के तरफ कितना चला? 6, और वाई के तरफ 8। तो ये वाला मेरे लिए आर वेक्टर होता। अरे ये भी तो एडिशन ही है ना, देखो ना, ए और बी। ए वेक्टर आईजे में दे दिया, बी वेक्टर आईजे में दे दिया। आर वेक्टर लिखो ए प्लस जी। अरे देख लो पीछे वाला से कितना आसान है। डायरेक्ट आई वाला को एक साथ करो, जे वाला को एक साथ करो, और आर वेक्टर आ गया, उसका फिर काम तमाम खत्म। हाँ भाई बोलो, क्या बात समझ में आ गया? क्या डायरेक्शन लिखने आ गया? ये अल्फा है, क्या tan अल्फा हो जाएगा 8/6। तो यहाँ से हमारा अल्फा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अल्फा किसके साथ आएगा? एक्स एक्सिस के साथ आएगा। तो क्या, अच्छा यहीं पर अगर हम बोलते हैं कि आर वेक्टर निकालो, लेकिन आर वेक्टर क्या है? 2a प्लस बी है। आर वेक्टर क्या है? 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो आर वेक्टर क्या हो जाता भैया? ये तो 2 टाइम कर दो इसको, 2i प्लस 3j और प्लस बी वेक्टर 4i प्लस 5j। चलो, तो ये क्या होगा? 2 दूनी 4i कैप और 3 दूनी 6j कैप प्लस 4i कैप प्लस 5j कैप। अरे मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अच्छा, अब लिखो आई को एक साथ 8i कैप और जे को एक साथ, तो 11j कैप। अब फिर से पूछ सकता है आर का मैग्नीट्यूड। अरे भैया इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता? अच्छा, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता आर वेक्टर है ए माइनस बी वेक्टर, तो भैया घटा दो, आई वाला को एक साथ घटा दो, जे वाला को एक साथ घटा दो। अगर यहां पर बोलता कि ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अलग आर वेक्टर, तो भैया बी में 2 मल्टीप्लाई करो पहले और फिर ए वेक्टर के साथ घटा दो। ऐसे सोच के देखो, अनगिनत सवाल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अच्छा, सब फाइनल सॉल्व होके आईजे में ही आएगा। और क्या आईजे हम सॉल्व करना सीख चुके हैं? अरे फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो आईजे में ही आएगा, और आईजे हम सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अब कर सकते हैं। एक चीज और, तीन वाला बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे दे दिया। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो भैया 3 दे 4, उससे क्या लेना देना? हम बस i के बगल का स्क्वायर, j का बगल का स्क्वायर, ये देखो इसका थ्योरी ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट, सबका स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो भैया ये वाला वेक्टर लिख दो 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
अच्छा डायरेक्शन असलियत में तो पूछता नहीं है पर लिख सकते हो। कॉस अल्फा क्या बोले थे, जो आई का कोफिशिएंट होगा एक्स वाला वो, और बटा ये मैग्नीट्यूड जो भी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ये वाला मैग्नीट्यूड जो भी आ जाए यहाँ पे लिख दो। यहाँ से कॉस अल्फा निकल गया। अच्छा कॉस बीटा कैसे निकलेगा, कॉस बीटा निकालने के लिए बोले थे तो ये एंगल y के साथ बनाता है, तो y वाला का कोफिशिएंट लिखो 3 और इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, जो भी मैग्नीट्यूड ये सॉल्व होके आएगा। अच्छा ये y एक्सिस के साथ हुआ, और कॉस गामा z के साथ, तो भैया z के साथ बना रहा है तो z वाला कोफिशिएंट लिखेंगे 4 और बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा, आपको वेक्टर का ए ऑर्थोगोनल का पावर समझ में आया होगा कि 3 वेक्टर दे ऐसा। ये 3D है, इसी को 3D और 2D में नाम दिया गया, 2D एक्स वाई में, 3D एक्स वाई जेड, 3D भाई 3D को भी सॉल्व करने आ गया। एक बात बताओ, अगर ऐसे रहे मेरे पास ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 4k और बी वेक्टर 4i प्लस 3j और माइनस प्लस 6k, अब बताना है फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, ए प्लस बी वेक्टर है, ए और बी को ऐड करो तो जो आएगा वो क्या है, बी वेक्टर है। तो क्या हम यहाँ से आर वेक्टर निकाल नहीं सकते, ए लिख दो और बी लिख दो, ए बराबर है ए लिखो 2i प्लस 3j माइनस 4k। अच्छा प्लस करना है, अरे भैया ऐसे कैसे, हाँ प्लस करना है, यहाँ पर प्लस करो क्या 4i प्लस 3j और प्लस 6k, तो यहाँ पर ऐड करो आई आई एक साथ, तो ये हो गया 6i का, जे एक साथ 3 3 6j का, अब माइनस 4 और प्लस से तो क्या प्लस 2k आ जाएगा, तो आर वेक्टर आ गया। और क्या फिर से अगर मैग्नीट्यूड इसका पूछा तो ऐसे निकाल सकते हैं ना इसको सॉल्व करने, तो पहले हम सीख चुके हैं, अगर आई जे के में हो तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। अच्छा ऐसे ही कई बार आपको मिलेगा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, 3 वेक्टर दे दिया जाएगा, किस में, आई जे के में या आई जे में दे दिया जाए। आपसे पूछेगा आर एक वेक्टर है जो ए प्लस बी है और माइनस सी है, क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सब लिख लेंगे, जहां प्लस होगा प्लस, आई 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 वाला को एक साथ, जहां जुट रहा होगा जुड़ेंगे, घट रहा होगा घटाएंगे, जे वाला को एक साथ और के वाला को एक साथ। क्या हम सबको ऐसे लिख के आर वेक्टर, क्या फिर से मेरा आई जे और के में आ जाएगा, क्या फिर से जब आई और जे और के में आ गया तो भैया उसको तो सॉल्व करना हम सीख ही गए हैं। फाइनल आई जे के कैप में आएगा, कितना भी वेक्टर हो, अरे 3 नहीं 4 दे दो, 5 दे दो, पांचों को जोड़ना है, सबको जब जोड़ेंगे तो फाइनल किस में आएगा, आई में, जे में और के में, या आई में जे में, यही दो ऑप्शन है। तो अगर ये में आएगा तो डायरेक्ट हम तो सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं ना, कि 2 वेक्टर के या 3 वेक्टर हो आई जे में कैसे करते हैं। अच्छा फाइनल जो आएगा सॉल्व होके, क्या आई जे के कैप में आएगा, और क्या आई जे के कैप को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक बार घर पे जाके और भी अच्छा से रिवीजन कर लेना, है ना। कॉस अल्फा कॉस बीटा ऑलरेडी हम एक बना के सिखा चुके, इसके पिछले स्लाइड में एक आइडिया दे दिए इसमें, और ऐसा अनगिनत सवाल, चाहो तो 1-2 क्लास पार कर सकते हैं इस तरह का सवाल से, हमको बस सिर्फ एक आइडिया देना था। अच्छा इसका यूज हम कहीं और लेने वाले हैं, इसका यूज हम कहीं और लेने वाले हैं, हम आगे बताएंगे कि किस तरीका से यूज लिया जाएगा, तो इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। पर ऑर्थोगोनल सिस्टम का यूज आपको आना चाहिए कि किस तरीका से, और कितना बेहतरीन तरीका है ये, कि सिंपल सा एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर डिफाइन हो गया, एक्स वाई जेड के तरफ, हर के तरफ आई जे के कैप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब वहां से डायरेक्ट पता चल गया कि ये दे रखा है तो एक्स की तरफ जाएगा, वाई की तरफ जाएगा, जेड की तरफ जाएगा, और वहां से हम सारा डाटा कलेक्ट करके ऐड करके 3 चीज निकालना रहता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और
यूनिट वेक्टर निकालना रहता है। ये 3 चीज आपको अगर आता है, आपको वेक्टर में दिक्कत आगे अब नहीं होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लेते हैं आज, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जितना भी कराए हैं बहुत जबरदस्त चीज है, हाँ आसान भी है, आप जब सीख जाइएगा तो ये बहुत आसान है, पर इसके बिना पूरा फिजिक्स में कुछ भी नहीं रखा। ये आएगा तभी फिजिक्स आपको आएगा अच्छा से, तो इसको बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार ढंग से इसको पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए कि सर ये दिक्कत है, हम वापस उस चीज को अगले क्लास में हम कवर कर लेंगे। जो भी जिसको भी दिक्कत होता है आप बिल्कुल बोले, हम उस चीज को कवर करेंगे, जरूर करेंगे। क्लियर? तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।